नहीं बैठ जाओ। देखो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने देखा डीएनए और आरएनए में अंतर क्या क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें पता है ना डीएनए के बारे में, डीएनए होता क्या है। तो डीएनए क्या होता है, एक पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और आरएनए क्या होता है, एक पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए में क्या क्या चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी, नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, आरएनए में 3 चीज़ें होंगी, नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा। अंतर कहाँ होगा, शुगर का मेन अंतर होगा। शुगर कौन सी होगी डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस, और वहाँ पे क्या होता है राइबोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस का एक अंतर होता है, और उसमें भी पायरिमिडिन का अंतर होता है। डीएनए में क्या पाया जाएगा पायरिमिडिन के तौर पर, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में क्या पाया जाएगा, साइटोसिन और यूरोसिन। ठीक है बेटा, तो थाइमिन नहीं पाया जाएगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रिवर्जन, डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, हिंदी में क्या लिख दोगे, डीएनए द्विगुणन। आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, होता क्या है, डीएनए के एक अणु से डीएनए की 2 कॉपी बन जाना। ठीक है, डीएनए के एक अणु से डीएनए की 2 कॉपी बन जाना क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है। क्या होता है ये, इसमें क्या होता है, 2 आइडेंटिकल कॉपी बनती है डीएनए की। कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल या ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, देखो बेटा 2 कॉपी बनेगी, वो कैसे होगी, समान। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, समान। 2 समान कॉपियां बनेंगी डीएनए की, किससे, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से। क्या कहलाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी 2 आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं डीएनए की, किससे बनेगी, जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसी से बनेगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा एक चीज और याद करो, हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। सेंट्रल डॉगमा शुरुआत में प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक कॉन्सेप्ट का नाम था सेंट्रल डॉगमा। वहाँ क्या होता है कि डीएनए से क्या बनना था, आरएनए, और आरएनए से क्या बनना है, प्रोटीन बनना है, और वहीं डीएनए से क्या बनना है, खुद डीएनए बनना है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये क्या है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। ये क्या है, ये पूरा क्या है कि ये फ्लो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। तो ये क्या है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। ये वाला जो हम पढ़ेंगे आज। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये हम लोग आज पढ़ेंगे, इसे क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। और ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉगमा या वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं। ठीक है, बनाओ इतना।
हो गया बेटा? ये चीज समझ में आ रही है ना? जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बनेगा, और डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या नाम देंगे? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। और डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उससे क्या देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, ये नाम याद रखना। और एक पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? सेंट्रल डॉग्मा। और इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा ही क्या है? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हो गया बेटा? चलो ये वाला पार्ट हम बता रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन क्या है? पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से डीएनए की दो आइडेंटिकल कॉपीज का बनना क्या कहलाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। इसकी खासियत क्या है? ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि जो नई कॉपी बनेगी वो किस पे डिपेंड होगी बेटा? डीएनए पे तो निर्भर होगी ना। तो इसलिए डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए पे निर्भर होगा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स कहने का है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो क्या होगा? डीएनए के ऊपर ही निर्भर होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कहलाती है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा? डीएनए के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? डीएनए। देखो बेटा, इसको ऐसा समझो, तो हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि डीएनए से क्या बनना है? आरएनए, और डीएनए से ही क्या बनना है? दोबारा डीएनए बनना है। तो डीएनए का बनना किस पे डिपेंड करेगा? डीएनए पे डिपेंड करेगा। तो यही ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब यही होगा कि जो भी नया डीएनए बनेगा वो किस पे डिपेंड होगा? खुद डीएनए पे डिपेंड होगा। इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और इसी के नीचे अगला पॉइंट लिखोगे आप लोग, मैं यहाँ पे लिखा। डीएनए रेप्लिकेशन एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसका नाम क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसको यहाँ जब डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होगा, और उस एंजाइम का क्या नाम होगा? डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जितने एंजाइम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या है? प्रोटीन ही है, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स का नेचर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये क्या होता है? प्रोटीन। ब्रैकेट में तो ये क्या है? प्रोटीन। ठीक है,
अगला छोटा सा हेडिंग डालो, डीएनए रेप्लिकेशन की विशेषताएं। ये तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अगला हेडिंग रहेगा हमारा डीएनए रेप्लिकेशन की विशेषताएं। तो डीएनए रेप्लिकेशन की विशेषताएं अगला पॉइंट हमारा हेडिंग रहेगा। इसकी विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी? पहला पॉइंट रहेगा लोकेशन। लोकेशन मतलब स्थान, ठीक है। स्थान कहने का मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कहाँ होगी सेल में, कोशिका के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोशिका के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, मतलब क्या हो गया, कोशिका के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। लोकेशन का मतलब है स्थान, अर्थात कोशिका के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कहाँ होगी। देखो कोशिका कितने प्रकार की पढ़ी हम लोगों ने, दो प्रकार की पढ़ी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो कोशिका कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। पहली कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक है, और दूसरी कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल बोले या इसको बैक्टीरिया बोले, ठीक है, एक ही बात है। यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट्स और एनिमल्स या फंजाई, ठीक है, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स या फ्लावर्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, एक वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इसमें लोकेशन क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, तो लोकेशन इसमें क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म। मतलब कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन की लोकेशन क्या होगी बेटा, न्यूक्लियस, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन क्लियर हो गई ना। प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और यूकैरियोटिक सेल में कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ठीक। ये इसकी पहली विशेषता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे भी डीएनए पाया जाता है, ये भी याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि वहां पे भी क्या है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद देखते हैं अगली विशेषता है कि डीएनए रेप्लिकेशन की जगह तो पता चल गई, होगा कहाँ, कोशिका के अंदर कहाँ होगा, लेकिन अगली विशेषता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। तो बिगिंस एट, बिगिंस एट का मतलब है कि शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत
कहाँ से होगी। ठीक है, एट मतलब शुरुआत कहाँ से। तो डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंस पाए जाते हैं जिन्हें ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, कुछ ऐसे सीक्वेंस पाए जाएंगे जिन्हें क्या बोलेंगे, ओरिजिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, कुछ विशेष सीक्वेंस या अनुक्रम हिंदी में होता है, कुछ विशेष अनुक्रम पाए जाते हैं जिन्हें ओरिजिन्स कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, ओरिजिन्स। और यही पे ओरिजिन्स कहते हैं। चलो पहले सेंटेंस पूरा करो। और यहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, और यहीं से करना, और यहीं से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। और यहीं से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो विशेष अनुक्रम है कहाँ पाए जाएंगे, डीएनए में। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डीएनए में कुछ विशेष अनुक्रम पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, डीएनए में कुछ विशेष अनुक्रम पाए जाते हैं जिन्हें ओरिजिन्स कहते हैं, और यहीं से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, और इन्हीं ओरिजिन्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इन्हीं ओरिजिन्स को शॉर्ट में लिखते हैं, इन्हीं ओरिजिन्स को शॉर्ट में लिखते हैं ओरिक सी बोलते हैं। ये ओरी अलग है और सी अलग है। ठीक है, ओरिक सी बोलते हैं, इन्हीं ओरिजिन्स को क्या बोलते हैं, ओरिक सी। हो गया सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, कितना हो गया था, बिटा दो इतना। टेम्पलेट, देखो अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है, अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है तो दूसरा स्ट्रैंड कहाँ होगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड ये बनाया तो दूसरा स्ट्रैंड कहाँ होगा, ये होगा। अगर इसको इसके एंड का नाम देते तो ये 5 प्राइम एंड है और ये है 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो ये वाला सिरा कौन सा होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, तो ये होगा 3 प्राइम और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और दोनों ही स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एक एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। दोनों ही स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एक एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। और नए वाले को अगर हम ग्रीन कलर से दिखा दें तो ये बनता है नया वाला। ठीक है बेटा, इसका जो पोलैरिटी है इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 प्राइम है तो 3 प्राइम, तो ये क्या होगा, ये होगा 3 प्राइम और 5। ठीक है, इस वाले का जो नया स्ट्रैंड बना है इसका पेरेंट स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, नीचे वाला। इसमें पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, तो इसमें पोलैरिटी क्या आ जाएगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, ये दोनों क्या है, नए स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड। और ये भी क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो।
जो ये वाला नया स्ट्रैंड है इसके लिए पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। जो ये वाला नया स्ट्रैंड है इसके लिए पेरेंट स्ट्रैंड क्या होगा, ये वाला। तो इसके लिए पेरेंट स्ट्रैंड क्या है बेटा, ये किसके लिए पेरेंट स्ट्रैंड है, इसके लिए, ये इसके लिए पेरेंट स्ट्रैंड है और ये इसके लिए पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो पेरेंट स्ट्रैंड समझ में आ गया। तो यही पेरेंट स्ट्रैंड क्या कहलाएंगे, टेम्पलेट। यही पेरेंट स्ट्रैंड क्या कहलाएंगे, टेम्पलेट, ठीक है। यही पेरेंट स्ट्रैंड क्या बोलेंगे, इन्हीं को बोलेंगे टेम्पलेट। मतलब कि जिन पे क्या होगा, नए डीएनए अणु का निर्माण होगा। टेम्पलेट मतलब जिन पे नए डीएनए अणु का निर्माण होगा, वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। इन्हीं को क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। बात समझ आ गई, ठीक है ना। चलो इसे बनाओ। तो डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होंगे, मतलब दो स्ट्रैंड का मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, तो दोनों ही चेन क्या करेंगी, पेरेंट स्ट्रैंड का काम करेंगी और दोनों ही क्या होंगी, टेम्पलेट के, ठीक है। इसे बनाओ फिर लिखते हैं वैसे। और अगर इसमें नाइट्रोजनस बेस दिखाना है तो कैसे दिखा दोगे, अगर इसमें हम नाइट्रोजनस बेसिस दिखा दें तो कैसे दिखाओगे, पहले ये पीले वाले का इस तरीके से, ये नाइट्रोजनस बेसिस होगा। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस दिखा दिया है, ठीक है। इसको बताओ। और इसमें एक लाइन लिख दो, डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों पेरेंट स्ट्रैंड, डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों पेरेंट स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों पेरेंट स्ट्रैंड, ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करते हैं, कॉमा, जिनसे नए डीएनए स्ट्रैंड, जिनसे नए डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण होगा, जिनसे नए डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। टेम्पलेट की बात समझ में आ गई, ठीक है ना, टेम्पलेट की बात समझ में आ गई। अब क्या है अगला वाला जो इसकी विशेषता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब अर्ध संरक्षित प्रकृति का होता है। तो अगली विशेषता क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। इसको देखें, इसको उल्टा देना, हो गया, शब्द बन गया। अगली विशेषता है जो डीएनए रेप्लिकेशन को होगा वो क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। मतलब अर्ध संरक्षित प्रकृति का होगा, क्या होगा, अर्ध संरक्षित, डीएनए रेप्लिकेशन
सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसमें एक लाइन लिखो, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और इसे निसेल्सन व स्टाल, SEAHL, निसेल्सन व स्टाल ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया। और इसे निसेल्सन व स्टाल ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया। ठीक है बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और इसे निसेल्सन, ये का नाम लिखे, निसेल्सन व स्टाल ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया। ठीक है। इतना हो गया। चला यहाँ जाना, ये हमने पेरेंट डीएनए बनाना है। ठीक है। ये यहाँ से डीएनए, पेरेंट डीएनए खुला, अर्थात दोनों स्ट्रैंड अलग हुए। ठीक है ना, दोनों स्ट्रैंड अलग हुए और जो नया स्ट्रैंड बनेगा, सपोज हमने ये मान लिया 5 प्राइम है, ये क्या है 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम होगा, ये क्या होगा 5 प्राइम। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नया डीएनए अणु बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा नया वाला, देखो कैसे बनेगा, इस तरीके से, और इस तरीके से। ठीक है। ये साफ सुथरी नहीं है। अगर ये 3 प्राइम है तो 5 प्राइम होगा, इसका 3 प्राइम ये होगा, और अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो क्या होगा, ये 3 प्राइम होगा और इसका 5 प्राइम ये होगा। ठीक है। देखो अर्ध संरक्षी मतलब बेटा, देखो ये तो ओरिजिनल डीएनए है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड क्या है, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है दोनों इसमें। यहाँ पे जब डीएनए खुला, जब डीएनए खुलेगा तो खुलने का काम कौन करेगा, डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ेगा। तो ये वाला क्या है, पेरेंट डीएनए, और ये क्या है, नया स्ट्रैंड। ठीक है, ये क्या है हमारा पेरेंट डीएनए और ये नया स्ट्रैंड। तो हर पीढ़ी में जो भी पेरेंट डीएनए होगा उसका कुछ मात्रा हमेशा कंजर्व रहेगी, यानी संरक्षित रहेगी। इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो हर पीढ़ी में जो पेरेंट डीएनए है उसकी कुछ मात्रा कंजर्व रहती है, और उसी को इसीलिए से क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जरा इसको बनाओ। यहाँ पे और डीबी भी कर लेना। इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दो, ये पेरेंट स्ट्रैंड है इसका, ये पेरेंट स्ट्रैंड हो गया, और ये भी क्या है, ये भी पेरेंट स्ट्रैंड है हमारा। और ये दोनों क्या हो गया, ये न्यू स्ट्रैंड हो गया। इस तरीके से नहीं निकलेगा।
अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और लिख लो, वहीं पे नोट करके लिख लो। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था? ई कोलाई को, ई कोलाई पे किया था और इसे उगाया था, या इसको कल्चर किया था N15 में। इसको कल्चर किसमें किया था? तो इसको N15 नाइट्रोजन 15, ये आइसोटोप है बेटा, नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप। इसको कल्चर किसमें किया था? N+17। इसको दोबारा लिखो, ऐसे बनाओ। रिसर्चर ने स्टाल ने प्रयोग किस पे किया? ई कोलाई पे किया, और ई कोलाई को कहाँ उगाया? तो नाइट्रोजन 15। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखो। चलो, प्रयोग किस पे कर रहे हैं? प्रयोग ई कोलाई पे किया है इन्होंने, और N50 पे क्या कराया? N50 पे इसको ग्रो कराया, मतलब उगाया, ग्रो कराया। यही पूरी बात है। इतनी बातें यहाँ पे याद रखें। ठीक है, ये सारा बेसिक ही है, इसमें कुछ भी डिटेलिंग नहीं है। क्या करना है? बस साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। प्रयोग किस पे करा? ई कोलाई पे करा, और ई कोलाई को एक कल्चर मीडिया में उगाया। कल्चर मीडिया कैसा था? उसमें क्या था? नाइट्रोजन 15। ठीक है ना? ये नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है जो कि नॉन रेडियोएक्टिव होता है। ठीक है, अगला जो हमारा विशेषता है वो है सेमी डिसकंटिन्यूअस। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा, और साथ साथ क्या होगा? सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की अगली विशेषता क्या है? 5वें नंबर की, ये सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें लिख लो, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब क्या हुआ इसका? जरा इसको समझो क्या होता है। देखो बेटा, जब भी जब भी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें दो तरीके के नए स्ट्रैंड बनते हैं। उसमें दो तरीके के नए स्ट्रैंड बनेंगे, एक को बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। एक का नाम क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे का नाम क्या होगा? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? मतलब जो निरंतर नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा? जो निरंतर नहीं होगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा? जो निरंतर होगा। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कि एक स्ट्रैंड जो है कॉन्टिन्यूअस होगा तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, जो स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस होगा उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। उसको क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। और इन्हीं का नाम होगा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये जापानी साइंटिस्ट है इनका, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे इनको। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलेंगे? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो ओकाज़ाकी क्या नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और ये कहाँ पे बनेगा? तो 5 प्राइम डायरेक्शन से बनेगा। ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा? एट 5 प्राइम डायरेक्शन, एट 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, किसकी? पेरेंट स्ट्रैंड की 5 प्राइम डायरेक्शन से।
अगर हम कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की बात करें तो इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग का मतलब सतत, लीडिंग का मतलब क्या है? सतत स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत स्ट्रैंड, सतत स्ट्रैंड। और ये किस बनेगा? 3 प्राइम एंड पे, एट 3 प्राइम एंड। तो दोनों स्ट्रैंड के नाम लिख दिए। पहला स्ट्रैंड क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे या ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स बोलेंगे, जो कि कहाँ बनेगा? 5 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जो कि कहाँ बनेगा? 3 प्राइम डायरेक्शन पे बनेगा, ठीक है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस होगा तो दूसरा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। मतलब कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों पाई जाएंगे, इसीलिए क्या बोलेंगे? इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस। बात समझ आ गई? इसको बना दो। हो गया बेटा? हो गया। अगली विशेषता है लास्ट। डीएनए एप्लीकेशन क्या होता है? द्विदिशात्मक, यानी कि वाई डायरेक्शन होता है। डीएनए एप्लीकेशन कैसा होगा? वाई डायरेक्शन होगा, वाई डायरेक्शनल। ठीक है बेटा? तो डीएनए एप्लीकेशन कैसा होगा? वाई डायरेक्शनल होगा। इसमें हिंदी में लिख दो आगे। वैसे डीएनए एप्लीकेशन द्विदिशात्मक होता है। डीएनए एप्लीकेशन द्विदिशात्मक होता है। ठीक है, डीएनए एप्लीकेशन द्विदिशात्मक होता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं। एक बार विशेषताओं को देख लो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको एक बार पूछ सकते। ठीक है, विशेषताएं देख लो। क्या है? लोकेशन है, यानी कि कहाँ हो रहा है सेल में। दूसरा है बिगिन सेट, मतलब कि शुरुआत कहाँ से होगी। ठीक है, तो शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ से कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाएंगे, अनुक्रम पाए जाएंगे। ठीक है, फिर टेम्पलेट वाला पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा है हमने? सेमी कंजर्वेटिव पढ़ा है। फिर उसके बाद सेमी डिसकंटिन्यूअस पढ़ा है, और फिर लास्ट में क्या पढ़ा है हमने? वाई डायरेक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो ये 6 विशेषताएं हमने वहाँ पे देखी। अगला हेडिंग रहेगा हमारा डीएनए एप्लीकेशन की प्रोसेस। डीएनए एप्लीकेशन की प्रक्रिया, डीएनए एप्लीकेशन की प्रक्रिया, डीएनए एप्लीकेशन की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया देखेंगे, एप्लीकेशन की प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और इसके एक डायग्राम होगा। प्रक्रिया तो ज़्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं, कुछ सिर्फ एक डायग्राम बना के उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। ये हमने बनाया, पेरेंट स्ट्रैंड बनाया इस तरीके से। ठीक है ना, ये डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड बनाया, और इसको बीच में खोल देंगे। जैसे लेयर टाइप का वही बनाना, साथ ही सीढ़ी इसको दोबारा बनाते हैं, इस तरीके से खोल देंगे। ठीक है ना, इस वाले स्ट्रैंड को भी इस तरीके से क्या करेंगे? खोल देंगे।
बेस दिखा दो यार इस तरीके से। यहाँ पे डीएनए को खोलने का काम एक एंजाइम करेगा जिसको बोलेंगे हेलिकेज। यहाँ पे डीएनए को खोलने का काम एक एंजाइम करेगा जिसको बोलेंगे हेलिकेज। हाँ जस्ट लाइक वो तो एंडोन्यूक्लियस कैची करा वो उसमें आएगा जब बायोटेक पढ़ेंगे ना उसमें आएगा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो वहाँ देखो इस तरीके से कुछ बना देंगे। जैसे ही ये हिस्सा आगे बढ़ेगा तो ये बॉन्ड से टकराएगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये खुलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हेलिकेज। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके सिरे की नेमिंग करो। ये 5 प्राइम सिरा हो जाएगा तो ये 3 प्राइम होगा और इसके समानांतर प्रति समानांतर एंटी पैरेलल दूसरा सिरा होगा यानी दूसरा स्ट्रैंड होगा तो क्या होगा 3 प्राइम होगा और ये क्या होगा 5 प्राइम होगा। ठीक है, अब अगर हम नया स्ट्रैंड बनाएं तो नया स्ट्रैंड कहाँ बनेगा, देख सकते हो ये ऐसे बनेगा यहाँ। ठीक है ना, ये नया स्ट्रैंड बनेगा और इसमें इसके नाइट्रोजनस बेसिस दिखा दो इस तरीके से। ठीक है, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होगी, इसका नाम क्या है डीएनए पॉलीमरेज। ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये एंजाइम क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे हरे रंग का प्राइमर होगा, ये होगा आरएनए प्राइमर। ठीक है, यहाँ पे डीएनए जो नया बनेगा उसके कुछ टुकड़े बनेंगे जिसको बोले उपजाति फ्रैगमेंट्स या डिस्कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इनका अपना अपना क्या होगा, प्राइमर होगा। और इनको जोड़ दो आपस में। तो ये कौन सा शिरा हो जाएगा, ये होगा 5 प्राइम और ये होगा 3 प्राइम। यहाँ पे ये होगा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम और ये 3। ठीक है, इसकी नेमिंग करें तो ये क्या है डीएनए हेलिकेज।
ये एंजाइम जो क्या करेगा, डीएनए को अनवाइंड करेगा। डीएनए को क्या करेगा, डीएनए को अनवाइंड मतलब खोलेगा। अनवाइंड का मतलब क्या होता है, खोलना। डीएनए को अनवाइंड करेगा मतलब डीएनए को खोलेगा। ये जहां से जो खुल रहा है, ये वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क का मतलब चिमटा, चिमटे जैसी आकृति का बन गया ना ये, तो जहां से चिमटा बनना है उस पॉइंट को बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या होगा, टेम्पलेट। तो ये भी क्या होगा, टेम्पलेट होगा। ये क्या होगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या होगा, आरएनए प्राइमर। और ये क्या होगा, लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो टुकड़े बन रहे हैं ये वाले, इन्हीं को बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। या लैगिंग स्ट्रैंड्स। इसको बोलोगे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। और ये प्रोसेस क्या है, पूरी की पूरी डीएनए रेप्लिकेशन। जरा बनाओ उसको। बन गया बेटा सबको। इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं, उनको बस पॉइंट बना के लिखेंगे। बाकी पूरी प्रक्रिया नहीं लिखनी है हमको, बस जो हमारे काम की उसको लिखेंगे। हो गया बेटा, इसमें पॉइंट बना के लिखो। डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज डीएनए अणु को दो टेम्पलेट स्ट्रैंड में विभाजित करता है। डीएनए हेलिकेज डीएनए अणु को दो टेम्पलेट स्ट्रैंड में विभाजित करता है। डीएनए हेलिकेज डीएनए अणु को दो
टेम्पलेट स्ट्रैंड में विभाजित करता है। डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड के डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ना है। 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ता है और रीड करता है। पढ़ता है मतलब रीड करता है। जो सीक्वेंस होगी ना उसको रीड करेगा। जो इसमें एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस है उसको रीड करेगा। ठीक है, रीड करने वाला है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस है उसको रीड करेगा। पढ़ता है और पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया ब्रैकेट में नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने की प्रक्रिया। पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया ब्रैकेट में लिखो, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने की प्रक्रिया, ब्रैकेट बंद 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। अगला पॉइंट This continuous strands या lagging strands को लैगिंग स्ट्रैंड्स को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। ये लिखा है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। और इनका निर्माण टेम्पलेट स्ट्रैंड के के 5 प्राइम सिरे पर होता है। और इनका निर्माण टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम सिरे पर होता है। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5 प्राइम सिरा ये है। इस सिरे पर क्या हो रहा है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का निर्माण होता है। ठीक, अगला पॉइंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स या लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पर होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। तो एक बार इसको प्रोसेस को पूरा देखो और देखने के बाद अगर कुछ चीज़ समझ में आए तो उसको दोबारा पूछो। हमेशा याद रखना कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड किस डायरेक्शन में करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस मतलब कि नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जाएंगे वो किस डायरेक्शन में जोड़े जाएंगे, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में जोड़े। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं और यही कंफ्यूजन होती है।
तो ये डीएनए रेप्लिकेशन था। अगला टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। इसको मिटा दो बेटा, सबका हो गया। यहाँ तक किसी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में आया हो ये प्रोसेस, वैसे कोशिश तो यही कि इसको बहुत एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना, और ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। वहाँ पे क्या था? डीएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पे क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा जिसका नाम होगा आरएनए ठीक है बेटा। तो ये एंजाइम का क्या नाम होगा? आरएनए पॉलीमरेज। और ये क्या बनेगा यहां से? आरएनए। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस या आरएनए पॉलीमराइजेशन, एक ही बात। पॉलीमराइजेशन या डीएनए आरएनए सिंथेसिस। क्यों कह रहे हैं इसको डीएनए डिपेंडेंट? क्योंकि डीएनए पे ही तो निर्भर है ना। आरएनए का बनना किस पे निर्भर है? डीएनए के ऊपर निर्भर है। इसीलिए पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब है कि डीएनए पे निर्भर ही है आरएनए का बनना। ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। क्लियर बेटा? और ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, इसको क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, जो कि एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, जिसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। और ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। मतलब जो भी आरएनए बनेगा, ठीक है, या उसका निर्माण होगा, वो किस पे डिपेंड होगा? डीएनए के ऊपर डिपेंड होगा। चलो इतना पहले बनाओ। अच्छा, एक चीज और है, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको अनुलेखन को, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुलेखन। इसको हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं। देखो, डीएनए में जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, तो जितना भी डीएनए का टुकड़ा या भाग आरएनए के निर्माण में काम करेगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। और उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 मुख्य भाग होंगे। प्रमोटर होगा, संरचनात्मक जीन होंगे, और टर्मिनेटर यानी नायक, समापक यानी टर्मिनेटर होगा। ठीक है। तो जो एक तरीके से लिखो, इसकी प्रक्रिया लिखी है।
सीधे सीधे प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में सबसे पहले लिखो, एक तो सबसे पहले लिखो ए पार्ट कर लो और बी पार्ट कर लो। तो बी पार्ट, ए पार्ट में लिखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और बी पार्ट में कर लो स्टेप्स। ठीक है, बी पार्ट में क्या करोगे स्टेप्स, और स्टेप्स में 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब है आरंभ, आरंभ होना, और इसको कहते हैं दीर्घीकरण, दीर्घीकरण, और इसको कहते हैं समापन। ठीक है, तो पहले बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की और उसके बाद बात करेंगे स्टेप्स। ठीक है, पहले बात किसकी करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, उसके बाद बात करेंगे स्टेप्स। और उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, जो मैं ये देख के बताना। सपोज अगर ये डीएनए है हमारा, ये है डीएनए, और इसमें अगर ये है ए टी सी जी, और अगर ये है आरएनए, तो आरएनए में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जरा आपको बताओ। क्योंकि यहाँ पे पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंट्री का सिद्धांत लागू होता है ना, कि ए के सामने क्या आएगा, टी के, बेस पेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, सिर्फ ये बताना है कि अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसमें ए के सामने क्या होगा, आरएनए में ए की जगह क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या हो जाएगा, सी की जगह क्या होगा, जी की जगह क्या होगा, बस इतना बताओ। ए के सामने क्या होगा, टी होगा, टी के सामने क्या होगा, यू, और सी के सामने क्या होगा, सी के सामने क्या होगा, जी होगा, और जी के सामने क्या होगा, सी होगा। इतना तो सबको पता है, इतना तो सबको पता है, क्योंकि इसका काम होना है आगे, इसको इस्तेमाल करेंगे आगे हम लोग। जब बायोटेक का प्रोसेस आएगा तो उसमें दोबारा टॉपिक आएगा इस तरीके से। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा। पहला है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पहला है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होंगी यहाँ पे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें हैं, प्रमोटर मिलेगा, स्ट्रक्चरल जीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, टर्मिनेटर मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें मिलेगी। प्रमोटर को हिंदी में बोलते हैं उन्नायक, और इनको बोलते हैं संरचनात्मक जीन, और इसको बोलते हैं समापन। ठीक है, प्रमोटर को बोलते हैं उन्नायक, स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये होता है संरचनात्मक जीन, और टर्मिनेटर को कहते हैं हिंदी में समापक। इनकी प्रेजेंस देखें डीएनए में कहाँ पे होगी,
इनकी प्रेजेंस देखते हैं डीएनए में कहाँ होगी, इनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे देखते हैं? अगर हम एक तरीके से ये डीएनए बना रहे हैं और ये डीएनए बना रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो इनके सिरों की नाम पर करना है, तो सिरा कौन सा कहलाएगा? 5 प्राइम कहलाएगा, 3 प्राइम कहलाएगा। ठीक, देखो प्रमोटर और टर्मिनेटर कहाँ होते हैं? ये हमेशा ये प्रमोटर होगा, ये किस में होगा? प्रमोटर 5 प्राइम सिरे पे आएगा। तो अगर हम इसका 5 प्राइम सिरा देखें तो ये वाला 5 प्राइम बना दें और ये बना दें 3 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 प्राइम होगा, तो ये क्या होगा? 5 प्राइम। ठीक है, तो प्रमोटर को दिखा दें अलग ढंग से, इसको इस तरीके से, इसको हमने इस तरीके से दिखा। ठीक है, ऐसे ही टर्मिनेटर को दिखा दें हम ग्रीन से। और बीच का पार्ट क्या है? स्ट्रक्चरल जी। बीच का पार्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल जी हो जाएगा। ठीक है, बीच का पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल जी। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा? ये है हमारा, ये है प्रमोटर और ग्रीन वाला क्या है? टर्मिनेटर। ठीक है, और जो ये वाला स्ट्रैंड है जिसपे कि हमने 5 प्राइम पे दिखाया है, तो ये वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। ये कहलाएगा, ये वाला स्ट्रैंड कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा? नॉनसेंस स्ट्रैंड। नॉनसेंस स्ट्रैंड। अच्छा, एक चीज और है, पहले इसके नाम देखते हैं। इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड। सिंपली सिंपली इसको एंटी सेंस लिखो तो बस। एंटी सेंस स्ट्रैंड। और कोडिंग का एक नाम और है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड का एक नाम और है, इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। SENS, सेंस स्ट्रैंड। आगे पूरा लिख देना, सेंस स्ट्रैंड, इस पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ठीक है ना बेटा, ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, ये क्या बनाया है? कोडिंग स्ट्रैंड बनाया है। ठीक है ना, कोडिंग स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। और जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड होगा डीएनए का, उसको क्या बोलेंगे? एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है ना, एंटी सेंस स्ट्रैंड। और इसी में याद रखना है कि जो प्रमोटर होगा, ये कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पे, 5 प्राइम सिरे पे स्थित है। ये कहाँ है बेटा? जो प्रमोटर बनाया है हमने वाला, ये कहाँ पे है? ये कोडिंग स्ट्रैंड के कौन से सिरे पे? 3 प्राइम सिरे पे। और जो टर्मिनेटर बनाया है हमने, ये कहाँ पे है? ये कोडिंग स्ट्रैंड के कौन से सिरे पे होगा? ये 3 प्राइम, एक मिनट उल्टा होगा, ये 5 पे, ये 5 पे और ये 3 पे। ठीक है, इतना याद रखना है। प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम सिरे पे होगा, टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पे होगा। और हमने कोडिंग स्ट्रैंड किसको माना है? नीचे वाले। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है? एंटी सेंस। ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाती है। इसको बनाते हैं। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब आरएनए की शुरुआत होगी तो कहाँ होगी? प्रमोटर से होगी। इसीलिए प्रमोटर बनना जरूरी है।
क्योंकि प्रमोटर में ही कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे डीएनए में, ऐसे सीक्वेंस होंगे जो कि क्या करेंगे, ओरिजिन का काम करेंगे उसका। यहाँ से आरएनए का निर्माण होना शुरू होगा, ठीक है। और ये कहाँ से होगा, प्रमोटर की तरफ से होगा, प्रमोटर की तरफ से होगा, ठीक है। इसीलिए प्रमोटर है। और टर्मिनेटर मतलब कुछ ऐसे सीक्वेंस जो कि आरएनए के बनने की प्रक्रिया को रोकेंगे, जो कि क्या करेंगे, आरएनए के बनने की प्रक्रिया को रोकेंगे, उनको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए उसका नाम ही क्या है, समापक है। और उसका नाम प्रमोटर का क्या है, समापक का मतलब है रोकने वाला, टर्मिनेट करने वाला, ठीक है। अब प्रमोटर का मतलब क्या है, उसको उन्नयन बढ़ावा देने वाला, ठीक है। कितना हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की, बी वाला पॉइंट जो हमारा स्टेप्स की बात, स्टेप्स की बात। कितना बन गया, रेस कर दो इसका, बन गया बेटा इतना सब। आराम से सांस लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी ले रहा हूँ, आपकी तो सांस नहीं लेंगे तो डेड हो जाएंगे ना। स्टेप्स, स्टेप्स में पहला स्टेप आएगा इनिशिएशन, इनिशिएशन बेटा। इनिशिएशन का मतलब शुरुआत होगा। कैसे होगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर जुड़ेगा जिसको बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, और ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब पहचानेगा। जब तक आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर नहीं मिलेगा, तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को पहचानेगा ही नहीं। यानी कि पहचानवाने का काम कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, तभी आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को पहचानेगा, और वहीं से क्या होगा, आरएनए का बनना शुरू होगा। समझ आ गई। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है, पहले तो आरएनए पॉलीमरेज और यहां से जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर। देन ये क्या करेंगे, ये पहचानेंगे किसको, प्रमोटर को पहचानेंगे। प्रमोटर की पहचान कर पाएंगे, फिर ये पहचान कर पाएंगे, फिर क्या होगा, आरएनए निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां पे लिखना बेटा, आरएनए निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत। आगे सेंटेंस पूरा कर लेना, आरएनए निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत। इनिशिएशन में बस इतना, ठीक है। ये साइन किसका है, ये सिग्मा का साइन है, ठीक है ना। ये साइन किसका बेटा, ये सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा फैक्टर। इनिशिएशन की बात करते हैं, आरएनए निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत, आरएनए निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत। जब एक बार आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर मिल गए और उन्होंने प्रमोटर को पहचान लिया और आरएनए निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके बाद क्या होगा, सिग्मा फैक्टर हट जाएगा। क्यों, क्योंकि अब अकेले ही क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा और आरएनए का दीर्घीकरण होगा, मतलब एलोंगेशन होगा, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेप समझ में आया। अगला स्टेप इसके ऊपर लिखता हूँ। अगला स्टेप है एलोंगेशन का, ये पहला है, दूसरा स्टेप है एलोंगेशन। अब क्या करेगा, इसमें क्या लिखोगे, आरएनए पॉलीमरेज, इसमें लिखो सीधे सीधे आरएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स को, आरएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है और इस प्रकार नए आरएनए अणु की श्रृंखला का निर्माण होता है, और इस प्रकार नए आरएनए अणु की श्रृंखला का निर्माण होता है।
अगला जो टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे? टर्मिनेशन, मतलब समापन। टर्मिनेशन का मतलब समापन। ठीक है बेटा। अब जरा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना उसको याद करो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला डायग्राम देखो। प्रोमोटर से क्या हुआ? शुरुआत हुई, ठीक है ना। आगे स्ट्रक्चरल जीन, मतलब वहां तक क्या हो रहा है, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उनको जोड़ रहा है आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही कौन आता है? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का एक बॉक्स बना है, टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो। तो जहां पे टर्मिनेटर सीक्वेंस मिलेगा तो वहीं पे क्या होगा? आरएनए निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज प्लस इसके साथ कौन जुड़ेगा? रो फैक्टर, आरएचओ, रो फैक्टर। ठीक है। जैसे ही रो फैक्टर जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ये इंडिकेशन क्या देगा कि बस अब आरएनए का निर्माण बहुत हो गया, अब इसको बंद करो। जैसे ही रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ेगा तो इंडिकेशन क्या देगा कि आरएनए का निर्माण पूरा हो गया, अब इसको समाप्त करना है, ठीक है। तो यही करेगा। इसमें आगे जैसे के लिख लो नीचे। इसमें आगे नीचे जैसे के लिखो। आरएनए पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया, आरएनए पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया का समापन, आरएनए पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया का समापन। ठीक है बेटा। और एक चीज याद रखिए, कहाँ होगा? टर्मिनेटर सीक्वेंस पे, टर्मिनेटर बॉक्स बना है वहीं पे होगा, ठीक है। चलो, ये तो था हमारा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अच्छा, एक चीज और है, ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन क्या है? तो लोकेशन भी तो बता दीजिए। इसको नोट करके लोकेशन लिख लेना। लोकेशन में फिर वही है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में लोकेशन क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक सेल में लोकेशन क्या होगा? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में लोकेशन क्या होगा? लोकेशन क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक सेल में इसका लोकेशन क्या होगा? न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि डीएनए कहाँ मिलेगा हमें? न्यूक्लियस में मिलेगा, इसीलिए लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी? न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है तो कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। हो गया बेटा इतना? ठीक है। टाइम तक बचा है कितना? 10 मिनट। 10 मिनट है। अगला हेडिंग डालो, ट्रांसलेशन। ये हो गया बेटा? इतना हो गया? डन। अगला टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है? देखो, जब भी अगर हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो की बात करेंगे, जब भी अगर हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो की बात करेंगे तो सेंट्रल डॉगमा का नाम याद आना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा का नाम याद आना चाहिए। मीन्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? डीएनए से क्या होता है? आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन कहलाएगी। लेकिन
ट्रांसलेशन में अगर हम बात करें तो दोनों ही स्टेप शामिल हो जाते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, इसको अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, हालांकि पढ़ते एक साथ ही हैं कि डीएनए से आरएनए मीन्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, बस वहाँ पे नाम का याद रखना है, नाम अलग है। आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, बेसिकली ये है आरएनए से क्या बनना है, प्रोटीन का बनना है। ये क्या रहेगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। इसके लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या क्या होता है, एक तो राइबोसोम, राइबोसोम इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम में भी दोनों यूनिट उसकी, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। दूसरा क्या होता है, आरएनए, आरएनए भी सभी प्रकार का, आरएनए भी सभी प्रकार का, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, और इसके अलावा क्या पड़ेगा हमें जरूरत, अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी, और क्या पड़ेगा, जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ेगी, कोडॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, राइबोसोम, सभी प्रकार के आरएनए, ठीक है, और जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड को कोड। अमीनो एसिड को कौन कोड करेगा, जेनेटिक कोड, यानी कि राइबोसोम, सभी प्रकार के आरएनए, जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं जो कि जरूरी हैं प्रोटीन निर्माण के लिए। ठीक है, लोकेशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी बेटा, साइटोसोल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ही बनेगा प्रोटीन, जितना ही बनेगा हमारा कहाँ बनेगा, कोशिका द्रव्य में बनेगा। ठीक है, जब हम लोग आरएनए के टाइप पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने एमआरएनए के बारे में पढ़ा था, और एमआरएनए के बारे में लिखा था कि ये प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान टेम्पलेट का कार्य करता है। टेम्पलेट का मतलब जिसपे कि दोनों राइबोसोम यूनिट आके आपस में अटैच होंगी और प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू होगा। टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया वहाँ पे कि एमआरएनए के ऊपर क्या होगा, राइबोसोम की दोनों यूनिट अटैच होंगी और फिर क्या होगा वहाँ पे, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अच्छा, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया भी 3 स्टेप में शुरू होती है, 3 स्टेप में पूरी होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन के लिए क्या जरूरी है, इनिशिएशन के लिए कोडॉन जरूरी है, कोड जरूर उसका नाम है AUG, जिसको क्या बोलेंगे, चेन इनिशिएटिंग कोडॉन। AUG को बोलते हैं बेटा चेन इनिशिएटिंग कोडॉन। ठीक है, जब तक AUG नहीं होगा तब तक जो है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया नहीं होगी। और AUG कोड किसको करेगा, ये एक अमीनो एसिड जिसको कोड करता है उसका नाम है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन को कोड करेगा, तब जाके जो है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब ये इनिशिएशन का स्टेप है। ठीक है, इनिशिएट कराएगा। ठीक, फिर क्या होगा, जब एक बार प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी फिर आएगा एलोंगेशन का प्रोसेस। एलोंगेशन में क्या होगा कि बहुत सारे अमीनो एसिड आके आपस में जुड़ते रहेंगे, जिससे क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण शुरू होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण शुरू होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन का ही निर्माण शुरू होगा। और लास्ट में जाके क्या होता है, टर्मिनेशन की प्रोसेस होगी। और टर्मिनेशन की प्रोसेस होने के लिए वहाँ पे 3 टर्मिनेटर कोडॉन की जरूरत होती है, जो होते हैं UGA, ये सारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन। ये टर्मिनेटर कोडॉन कहलाता है। जैसे ही इन तीनों में से कोई भी एक, लिखो मत बेटा, लिखवाऊंगा, जैसे ही इन तीनों में से कोई भी एक मिलेगा तो वहीं पे क्या होगा, ये इंडिकेट कर देगा कि बस अब प्रोटीन बन चुका है, अब इसको बंद करो। ठीक है ना, जैसे ही इन तीनों टर्मिनेटर में से कोई भी एक मिलेगा ये इंडिकेशन देगा कि अब प्रोटीन का निर्माण पूरा हो गया है, हमें और प्रोटीन नहीं चाहिए, अब इसको बंद करो। ठीक है ना, तो यहीं पे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाएगा। फिर ये आगे जाएगा, मॉडिफिकेशन वगैरह होता है, वो सब लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक आउटलाइन थी इसकी, इसको कल करता है। ठीक है।